Vande Mataram students, today we are going to start our second chapter from history, gathering to growing foods, यानी कि खाना इकट्ठा करने से खाना उगाने तक। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, लेट अस सी वन रिकैप। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, उस समय की क्या कस्टम्स थे, क्या प्रैक्टिसेस थे। अ क्लोजर लुक, मेहरगढ़ जो कि बोलन पास ईरान एंड डलौजी हेडिंग जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में है। और एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करेंगे न्यूलिथिक साइट जो कैटल हयाक इन टर्की। So children, now the second point is variety of foods. हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में बहुत तरह के खाना खाते हैं, बहुत तरह के फूड्स को हम कंज्यूम करते हैं। और ये फूड आता कहाँ से, या तो ये फूड प्लांट से आता है या ये फूड एनिमल से आता है। और प्लांट से हम किस तरह के फूड को पाते हैं, लेट अस सी। ऑल आवर फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स आर ग्रेन्स, सबसे पहले ग्रेन्स मिलते हैं हमें प्लांट से। देन कम्स द पल्सेस, देन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्पाइसेस। और एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्रॉम एनिमल्स वी गेट मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग। नाउ let us describe about the plant. Different plants grow in different condition. For example, हर जो different plants हैं उसके भी different हर plant हर जगह नहीं हो सकता, तो different plants grow in different condition. In the last chapter, what we see that wheat and barley was first found in Suleiman and Garo hills, and राइस वॉज फाउंड इन विंध्यास हिल्स। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट जो ये प्लांट्स है वो डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं। जैसे राइस की ये अगर हम बात करते हैं कि राइस, तो राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ली। सो राइस इज ग्रोन इन वाटर एबंडेंट एरिया। एबंडेंट का मतलब जहां पे वो चीज पर्याप्त मात्रा में हो, एबंडेंट एरिया, नॉट इन ड्राई प्लेसेस। तो जहां राइस ग्रो करेगा वहां पे ऑटोमेटिकली बारिश ज्यादा होनी चाहिए, पानी ज्यादा होना चाहिए। और व्हीट एंड बार्ली जो ज्वार और जो गेहूं है, इसके लिए हमें उतनी पानी की जरूरत नहीं है। डिफरेंट फॉर लाइक दिस, जैसे प्लांट्स डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट उनका जो है अलग अलग सॉइल में डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते, ऐसे ही एनिमल्स भी हैं। दे आल्सो सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेट। डिफरेंट एनिमल्स आल्सो प्रीफर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ये हर एनिमल हर एनवायरमेंट में नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, शिप और गोट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो शिप एंड गोट कैन सर्वाइव इन द हिली एरियाज रेदर देन इन द कैटल्स। कैटल किसको बोलते हैं, कैटल वो एनिमल्स होते हैं जो बड़े एनिमल्स होते हैं, थोड़े, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, दे आर नोन एज कैटल्स। तो ये कैटल्स जो है हिली एरियाज में इनको रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको उतना वेराइटी ऑफ वेजिटेशन वहां पे नहीं है। हिली एरियाज में उनको सर्वाइव नहीं कर पाते, और हैवी बॉडी होने के लिए वजह से वो बहुत ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते। और शिप एंड गोट्स दे कैन मूव easily on the hills and they can survive easily. So different varieties of plants and different varieties of animals survive in different climate and in the different conditions. Now let us come to our topic. The first is beginning of farming and herding. खेती की शुरुआत। इसके पहले हमने जो चैप्टर्स में हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या था, what was there in that chapter, कि जो हम एंशियंट लोग थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो दे यूज्ड टू लिव इन जंगल्स। वो जंगल्स में रहते थे, वो जंगल में माइग्रेट करते थे, यहाँ से वहां जाते थे अपने, और एक ही काम हुआ करता था। देयर वाज नो वर्क इन द अर्लियर टाइम्स, नो वर्क। एक ही काम होता था, अपने खाना को इकट्ठा करना। और उस खाने को इकट्ठा करने के लिए वो हमेशा माइग्रेट करते थे, या तो वो किसी जानवर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक चले जाते थे, या गैदरिंग करते थे, जंगलों में दूर दूर तक जाते थे, जो मिलता था उसमें फल मिला या लीव्स मिले खाते थे, या रूट्स खाते थे, उसको लेके आते थे। बट ऐसे जो माइग्रेट करते थे वो फार्मिंग की तरफ कैसे आए, मतलब खेती की तरफ कैसे आए। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग वर्ड आया है हर्ड से। हर्ड का मतलब होता है झुंड, और हर्डिंग का मतलब हो जाता है जानवरों के झुंड को पालना। दैट इज कॉल्ड अ हर्डिंग। तो हाउ दिस पीपल्स, ये जो एंशिएंट लोग थे, ये जो एंसेस्टर्स थे हमारे, ये कैसे फार्मिंग और ये अपना जंगल लाइफ को छोड़ के कैसे फार्मिंग और हर्डिंग के तरफ आए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी। अब
फार्मिंग की वजह से क्या हुआ कि जंगल के जानवर जो थे, जो एनिमल्स थे, वो आने लगे इन प्लांट्स को खाने के लिए। तो अब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इन जो एनिमल्स आ रहे हैं इसमें जेंटल, मतलब जो थोड़े से सरल स्वभाव के हैं, जेंटल एनिमल्स कौन कौन से थे जिनको कि पाला जा सकता है। एग्जाम्पल शिप, गोट, कैटल, पिग्स, डॉग एक्सेट्रा। जो शिप थे, गोट्स थे, पहले ये जो है ये डोमेस्टिक नहीं थे, ये क्या थे, वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगल में ही रहते थे। बट शिप, गोट्स, कैटल, पिग्स, डॉग्स, इन एनिमल्स को लोगों ने पालना शुरू किया, इनको टेम, इनको अपने अंडर में, क्योंकि ये एनिमल्स थोड़े जेंटल होते हैं, इनको अपने पास रखा जा सकता है, तो इन एनिमल्स को टेम करना शुरू किया गया। डॉग्स वर फर्स्ट टू गेट डोमेस्टिकेटेड। डॉग एक ऐसा एनिमल है जो सबसे पहले जिसको कि ह्यूमन बींग्स ने अपने पास रखा, दैट इज द डॉग। द एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, स्किन, मीट, वूल, कंपेनियनशिप एंड प्रोटेक्शन। और ये एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते थे इनको, इन्होंने मिल्क, एनिमल्स मिल्क को इस्तेमाल करना सीख लिया, उनके स्किन से ये कपड़े बनाते थे, फर का इस्तेमाल करते थे, मीट, वूल, कंपेनियनशिप, मतलब अपने साथ रहे, कंपेनियनशिप, अपने साथ ये रखते थे इन एनिमल्स को, और ये एनिमल्स भी ह्यूमन बींग्स के साथ रहने लगे। एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब अगर जंगल में जा रहे हैं और साथ में डॉग्स हैं तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन महसूस होती है, तो ये प्रोटेक्शन भी करते थे एनिमल्स। दस पीपल बिकम हर्डर्स, और यहां से लोग बन गए हर्डर्स। तो हमारे अर्थ की जो क्लाइमेट थी, जो हमारी जलवायु, क्लाइमेट मतलब जलवायु, वो टाइम टाइम पर चेंज होती रही। कभी कभी हमारे अर्थ पे एस्ट्रॉइड्स के टक्कर हुए, उसके वजह से क्लाइमेट बहुत चेंज हुआ। कभी कभी हमारे अर्थ में सुपर वॉल्केनोज बहुत जगह जगह फटने लगे, उसके वजह से क्लाइमेटिक चेंज हुआ। और फिर एक ऐसा 70,000 ईयर्स अगो, 70,000 साल पहले एक ऐसा टाइम आया जब अर्थ पे बहुत आइस एज आ गया। और जब आइस एज का मतलब क्या होता है कि आइस एज में पूरा अर्थ का टेम्परेचर इतना लो हो जाता है, इतना -डिग्री हो जाता है, और जो सी है, ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, ये सब फ्रोजन हो जाते हैं, सारे जम जाते हैं। तो ये आइस एज आया था, और एक मिनी आइस एज आया जो कि आज से 25,000 ईयर्स बिफोर आया, एक मिनी आइस एज। तो इस आइस एज में कोई भी सर्वाइवल नहीं था, क्योंकि अगर बर्फ हो गया, पूरा अर्थ जो है वो बर्फ से ढक गया, तो कोई वेजिटेशन नहीं होगा, और वेजिटेशन नहीं होगा तो कोई एनिमल सर्वाइव नहीं करेंगे। तो एनिमल्स को इतनी कोल्ड हो, इतना ज्यादा टेम्परेचर -डिग्री, जब सिर्फ बर्फ है तो वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होगा, और वेजिटेशन नहीं होगा तो कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, और एनिमल्स नहीं तो ह्यूमन बींग्स भी, बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बींग्स को अगर ठीक है प्लांट्स नहीं भी मिला तो कुछ दिन को एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, बट अगर एनिमल्स भी नहीं है तो नो लाइफ इज देयर पॉसिबल, नो वन कैन सर्वाइव। तो ये आइसेस, जब ये आइसेस करीबन 2000-3000 साल, 2 to 3,000 ईयर्स तक ये आइसेस चलता रहता। उसके बाद धीरे धीरे हमारे अर्थ के टेम्परेचर में चेंजिंग आई, थोड़ा अर्थ का टेम्परेचर गर्म हुआ, तो उस टेम्परेचर के चेंज होने पे वेराइटी ऑफ ग्रासेस ग्रोन ऑन द अर्थ, बहुत तरह की ग्रासेस हमारे अर्थ पे अपने आप जमना उगना शुरू कर दी। और ये वेराइटी ऑफ ग्रासेस जो कि धीरे धीरे लोगों ने इसको, जो एंशिएंट लोगों ने था, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो वेराइटी ऑफ ग्रासेस हैं, इनके में कुछ बीज, सीड्स की तरह कोई चीजें आ रही हैं, कुछ ग्रेन्स आ रहे हैं। और इस ग्रासेस को उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनको देखना शुरू किया कि ये नया प्लांट जो है ये किस तरह के प्लांट्स हो रहे हैं, तो इनको ऑब्जर्व। द सेकेंड पॉइंट इज डोमेस्टिकेशन। अब ये डोमेस्टिकेशन क्या है, मतलब किसी चीज को घरेलू बनाना, प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो सम पर्टिकुलर प्लांट्स एंड लुक आफ्टर सम पर्टिकुलर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन इज अ प्रोसेस कि लोगों ने जब प्लांट्स को देखा तो वो जो प्लांट्स थे या तो वो पहाड़ों में हुए या जंगलों में हुए, उन प्लांट्स को के सीड्स को वो ले आए अपने साथ, और अब
उन सीड्स को फिर से उन्होंने लगाया, उनकी देख रेख की, उनको जानवरों से बचाया, उन्हें बर्ड से बचाया। तो ये प्रोसेस जो था, और इसी तरह से जब एनिमल्स को उन्होंने देखा जिनको टेम कर, जो थोड़े से जेंटल एनिमल्स थे उनको अपने साथ रखना शुरू किया, तो अब ये जो जंगल के चीज थे वो उनको ह्यूमन बींग्स ने घरेलू बनाया, अपने साथ रखा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ डोमेस्टिकेशन। इट स्टार्टेड 12,000 ईयर्स अगो। और ये प्रोसेस जो डोमेस्टिकेशन का है, इट स्टार्टेड 12,000 साल पहले की बात है, कि इस जो आम आदमी था, जो लोग थे, जो एंसेस्टर्स थे, वो किस तरह से जो वहाँ पे जंगलों में माइग्रेट करते रहते थे, वो किस तरह से फार्मिंग में आए और किस तरह से उन्होंने हर्डिंग की, मतलब एनिमल्स को टेम किया, अपने साथ रखा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। और अब इस डोमेस्टिकेशन के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व किया और क्या क्या क्राइटेरिया बनाया। आप भी कहीं कुछ लेने जाते हो, इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ कार, यू मेक अ क्राइटेरिया कि हाँ हमें कैसा कार चाहिए, मुझे माइलेज ज़्यादा चाहिए, या मुझे जो कार का है उसका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया होता है। तो इन लोगों ने भी कुछ क्राइटेरिया बनाया इस डोमेस्टिकेशन के लिए। दिस सेलेक्ट्स प्लांट्स विथ लार्ज ग्रेन साइज। अब उन्होंने जो प्लांट्स देखा उसको जो सेलेक्ट किया, तो उसमें उन प्लांट्स को सेलेक्ट किया जिसकी ग्रेन साइज, जिसके सीड्स थोड़े बड़े थे, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। अब सीड बड़े थे तो स्टॉक मतलब किसी पे उसकी डंठल, तो स्टॉक भी अब वो मजबूत होना चाहिए, नहीं तो सारा मेहनत ही बेकार हो जाएगा। अगर स्टॉक अगर मजबूत नहीं रहेगा और बड़े सीड्स उसमें लगेंगे तो प्लांट जो है वो गिर जाएगा, इट विल फेल डाउन। तो उसके लिए वो प्लांट्स जिसके सीड बड़े हों और जिसके स्टॉक भी थोड़े मजबूत हों, एंड सीड्स कैपेबल टू बी प्रिजर्व्ड, एंड प्लांट्स, और वो सीड्स जिनको रखा जा सके, जिनको हम जब बाद के समय के इस्तेमाल के लिए रखा जा सके, और फिर से उन सीड्स को अगर हम लगाते हैं तो फिर न्यू प्लांट्स में वो जर्मिनेट हो सके। तो ये क्राइटेरिया रहा होगा उन लोगों का, जो है फार्मिंग जब इन्होंने शुरू किया तो इन क्राइटेरिया पे शुरू किया होगा कि लार्ज ग्रेन उन्होंने सेलेक्ट किया जिसके स्टॉक्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, और वो कैपेबल हो प्रिजर्व करने के या और न्यू प्लांट्स में जर्मिनेट होने के लिए। और दिस सेलेक्टेड एनिमल्स को भी इन्होंने कैसे सेलेक्ट किया होगा, हाउ दिस एनिमल्स बिकेम डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो जो एनिमल जेंटल थे, जो थोड़े से सीधे साधे थे, और कुड बी टेम्ड, अगर जब वो कोई सीधे थोड़े थे तो वो टेम किए जा सकते थे, उनको पालतू बनाया जा सकता था। वीट, बार्ली, शिप, गोट वेर फर्स्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड। वीट और बार्ली फ्रॉम ग्रेन्स, अगर फूड में लेंगे, प्लांट्स में लेंगे, तो वीट और बार्ली ये पहला जिसको कि ह्यूमन बींग्स ने डोमेस्टिकेट किया, जिसकी खेती की है। और एनिमल्स में इन्होंने सबसे पहले जो हर्डिंग की, डोमेस्टिकेटेड बनाया, वो शिप एंड गोट। ऐसे तो ऑफ कोर्स डॉग इज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, डॉग को उन्होंने किया। लेकिन अगर हर्डिंग के उसमें देखें तो झुंड में किस जानवरों को, किन जानवरों को लोगों ने पाला, तो दैट इज शिप एंड गोट। सो द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस डोमेस्टिकेशन। इसका रिजल्ट क्या आया। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वंस। अब ये जो घरेलू पौधे हो गए, ये घरेलू जो जानवर हो गए, ये डिफरेंट हो गए जो जंगल के पौधे थे या जो जंगल में जानवर थे, उनसे ये डिफरेंट हो गए। ये डिफरेंट कैसे हो गए। दे हैड स्मॉलर टीथ एंड हॉर्न्स दैट वाइल्ड एनिमल्स। अब जो एनिमल्स थे, लेट अस टेक अप द एग्जांपल ऑफ एनिमल्स, जो ये एनिमल्स थे जो जंगल में, वही सेम काऊ, बफलो, जिनको लोगों ने डोमेस्टिकेट किया, अपने पास रखा, और जो जंगल में थे, उनके और इनके में क्या फर्क हो गया कि इनकी जो दांतें थी, इनकी दांत जो टीथ थे वो स्मॉलर हो गए, छोटे होते गए, क्योंकि अब इनको उस जंगल में बहुत हार्ड ग्रासेस खाने पड़ते थे, बहुत तरह की चीज़ें खानी पड़ती थी उनको अपनी भूख को मिटाने के लिए। बट जब ये यहाँ पे ये रह लिए, जब पालतू जानवर बन गए, तो इनको जो है खाने का भी थोड़ा सॉफ्ट मिलने लगा, ग्रास सॉफ्ट मिलने लगा, और काफ़ी चीज़ें इनको दूसरी तरह के मिलने लगी जो कि इनको च्यू करने में, चबाने में भी आसान था और डाइजेस्ट करने में भी आसान था। तो अब
अब बड़े दांतों की उनको जरूरत नहीं थी। और हॉर्न्स की बात है तो सिंग की बात है, तो जब जंगल में थे तो हमेशा उनको अटैक करना पड़ता था, या खुद को बचाना या किसी पे अटैक करना, तो हमेशा उनको इस चीज की जरूरत पड़ती थी। बट जब ये डोमेस्टिकेटेड हो गए, जब ये पालतू हो गए, तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब इनके जो जनरेशन आई, जो जनरेशन टू जनरेशन आई, जब सिंग का यूज नहीं हुआ और जो इनके वाइल्ड एनिमल्स के जो ये वाइल्ड थे तब इनकी जो दांत थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये चीजें छोटी, सिंग भी छोटी होती गई और हॉर्न्स भी छोटे हुए और टिथ भी छोटी होती गई। दे बिकम लेस एंड लेस एग्रेसिव ओवर जनरेशन। अब वो डोमेस्टिकेटेड हुए, वो केयरिंग में रहने लगे, तो अब क्या हुआ कि ये बहुत एग्रेसिव नहीं रहे। जो जंगल में एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स के साथ रहते थे वो एनिमल्स, वही काऊ जो डोमेस्टिकेटेड है और वही काऊ जो कि जंगल में है, दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर होगा, क्योंकि उसको हमेशा अपने को बचाना है, तो बचाने के लिए वो एग्रेसिव रहता है और यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो अब खतरा नहीं है तो एग्रेसिव होने की भी कोई बात नहीं है। तो ये अपने धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन इनके बिहेवियर में भी चेंज आने लगा। As the bold ones of them were killed first and relatively gentle ones were selected for breeding. अब उसमें भी, उस झुंड में भी, उस हर्डिंग में भी, उस झुंड में भी क्या हुआ कि उसमें जो बोल्ड वंस थे, थोड़े से जो थे, जो एनिमल्स कोई बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो मारने वाले होते हैं या थोड़े से उस तरह के होते हैं, तो वो एनिमल्स को जब आदमियों को जरूरत पड़ी एनिमल्स को मारने की, उनकी मीट की, तो वो पहले किसको मारे? जो तंग करता था उनको। सपोज जो शिप या गोट है, तो गोट या शिप में जो गोट या जो शिप ज्यादा एग्रेसिव है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर रहा है, तो अगर उनको खाना है, मीट चाहिए, तो पहले वो एग्रेसिव वाले एनिमल्स को उन्होंने मारना शुरू किया। और इससे क्या हुआ कि जो बाकी जो जेंटल वाले रह गए वो रह गए, तो जनरेशन जो थी वो जेंटल वालों की बढ़ती गई और एग्रेसिव जो एनिमल्स थे उनकी जनरेशन वहीं पे खत्म हो गई। तो ये हो गया कि जो एनिमल्स में चेंजेस आने लगे बिकॉज ऑफ हर्डिंग। सेम एट इज प्लांट्स में भी चेंजेस आने लगे। जो प्लांट्स ग्रो करते थे फॉरेस्ट में या जो प्लांट्स ग्रो करते थे माउंटेन्स में, अब वो प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड हो गए और उनके सीड से नया जर्मिनेट होने लगा और सीड बाय सीड ये चलता चला आया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो प्लांट्स में भी डिफरेंस होने लगा। जो वही वीट ग्रास जो डोमेस्टिकेटेड है और वही वीट ग्रास जो माउंटेन पे है, दोनों में काफी फर्क है। इसके जो सीड्स थे वो काफी जो अच्छे हो गए, बोल्ड हुए और इसके स्टेम भी बहुत स्ट्रांग हुई। और जो वहां पे जो पहाड़ों पे हो रहे थे, जो माउंटेन्स में जो थे या जंगल्स में जो थे, जो केयर में नहीं थे, तो जो अर्ली मैन थे जो उन्होंने यही डिसाइड किया कि जो जेंटल थे उनको रखते थे वो ब्रीडिंग के लिए, जो जेंटल एनिमल्स थे उनको रखते थे ब्रीडिंग के लिए। जो प्लांट्स थे जो उनको केयर जिन प्लांट्स का करते थे उन्हीं के सीड से वो आगे भी जर्मिनेट करते गए। तो प्लांट्स की क्वालिटी में भी फर्क आ गया और एनिमल्स के क्वालिटी में भी फर्क आ गया। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ। एक जीवन का, अब लोगों ने जंगल से वो एक जगह रहने लगे, फार्मिंग करने लगे, हर्डिंग करने लगे। अब उनको रोजमर्रे की जिंदगी के लिए, रोज के खाने के लिए भागना नहीं पड़ रहा था, वरना हर किसी को हर दिन के खाने के लिए इसके पहले जंगलों में भटकना पड़ता था, जाना पड़ता था। अब लाइफ थोड़ी चेंज हो गई। व्हाट इज द न्यू वे ऑफ लाइफ? ग्रोइंग क्रॉप्स नीड्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। अब लोगों ने ये देखा कि ये जो क्रॉप है, जब हम बीज लगा रहे हैं तो वो सैपलिंग्स को बड़ा होने में टाइम लग रहा और बड़े होने तक उसको उनको बचाना था एनिमल से, बर्ड से। तो अब उनको वहां पे रुकना पड़ गया उनको, और उन सीड्स को उनको समय समय पे पानी देना पड़ता था, उसमें जो घास निकल रही है उसको निकालना पड़ता था। और तो इन तमाम चीजों को करने के लिए वो उनको एक जगह पे रुकना पड़ गया। देन स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर फूड एंड सीड, और उसके बाद जब ये पक जाता था
जब ये ग्रेन्स जो हैं इनका हार्वेस्टिंग वो करते थे, तो अब उसको हार्वेस्टिंग करके उस सीड्स को जितना इस्तेमाल करना है खाने के लिए उसको रखे, और नेक्स्ट फिर से लगाने के लिए उसको स्टोर करने की भी व्यवस्था वो करने लगे। तो अब लाइफ में चेंज हो गया, अब वो एक जगह रहने लगे। पीपल स्टार्टेड मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वुडन बास्केट्स ऑफ डग पीट्स टू स्टोर सीड्स। अब इन सीड्स को रखने के लिए, इस भोजन का सारा सिविलाइजेशन खाने के लिए ही, फूड के लिए ही सारा इवोल्यूशन हुआ। और अब उसके बाद जब फूड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो तमाम तरह की चीज़ें इवॉल्व हुई और तमाम तरह की परेशानियां आई। बट एट द बिगनिंग द ओनली वन प्रॉब्लम वाज देयर, फॉर दैट वाज द फूड, खाना। उस समय का एक ही समस्या था, खाने की व्यवस्था करना। तो अब लोगों ने खाने की व्यवस्था कर ली और स्टोर करने की भी व्यवस्था कर ली। तो न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका उनके जीवन में आया। उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ शुरू कर दिया। अब सेटल्ड लाइफ, एक जगह रहने लगे, तो वो अब धीरे धीरे बनने लगा ट्राइबल लाइफ। अब ये ट्राइब्स में, व्हाट इज ट्राइब्स, ये ट्राइब्स यहीं से शुरू होता है। यूजुअली 2 or 3 जनरेशन लिव टुगेदर, स्मॉल सेटलमेंट और विलेज। कुछ लोग, 2-3 जनरेशन के लोग एक साथ रहते थे, एक छोटे से गांव की तरह बना के। मोस्ट फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर। और अब फैमिलीज भी अलग अलग हो गई। अब सबकी, अभी तक क्या था कि सब एक साथ रहते थे, अब धीरे धीरे ट्राइब्स में कन्वर्ट होते गए। मतलब जो बाहर रह रहे, जो सिटीज में नहीं थे, उस समय सिटीज नहीं था, जो नदियों के किनारे और यहाँ रह रहे थे, अब वो धीरे धीरे ट्राइबल फॉर्म में आ रहे थे। तो ट्राइब्स में 2-3 जनरेशन एक साथ रहा करती थी और अब अपनी अपनी फैमिलीज होने लगी। They do hunt, gathering, farming, herding and fishing. अब इन्होंने क्या किया, हंटिंग भी करते थे। कुछ लोग उसमें से जाते थे हंटिंग करने, कुछ गैदरिंग करते थे फूड की, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग हर्डिंग, पशुपालन करते थे, और कुछ लोग फिशिंग भी करते थे। All the work is done by all the members of the tribes. और ट्राइब्स में लोगों का यह काम बटा रहा हुआ कि कौन किस काम को करने में ज्यादा बेहतर है, who is more good in doing that job। तो इस तरह के काम बटे रहे होंगे। Some men are leaders, old people are expected to their experience and wisdom। अब कुछ लोग जैसे यंग में कुछ कोई एक रहा होगा जिसके डिसीजंस बहुत अच्छे रहते होंगे, जो बोल्ड होगा, तो उसका कहना सब लोग अब मानना शुरू कर दिए कि हाँ ये जो कह रहा है वो ठीक है। और जो एल्डर्स लोग थे, जो बूढ़े लोग उसमें रहते थे, उनके प्रति उनका बहुत विजडम, आदर रहा करता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते थे। तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो बाकी के लोग, जो यंग जनरेशन को बताते थे कि हाँ इस तरह से, अगर वो सपोज करो कोई टूल्स बना रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते होंगे कि नहीं हमारे समय में तो ऐसा था, तो ये प्रॉब्लम आती थी, शायद तुम ऐसे कर लो। तो अब ये जो जनरेशन टू जनरेशन, 2-3 जनरेशन जो साथ में रहने लगी, इससे काफी वो एक्सपीरियंस्ड हो गए। They have their own religion, tradition, language, music, stories and paintings। अब अलग अलग ट्राइब्स का क्या हुआ कि उनका अपना अलग अलग चॉइस हो गया, उनकी अलग भाषा हो गई। इसके बाद जब वो जंगल में रहते थे, जब वो हंटर एंड गैदरर्स थे, तो उस समय लैंग्वेज नहीं था। सपोज हाउ दे यूज्ड टू कम्युनिकेट, उस समय कैसे करते थे, एक्सप्रेशन से या चीख चिल्ला के। अब धीरे धीरे जब ये साथ रहने लगे तो धीरे धीरे लैंग्वेजेस निकल के आई। अब वो किसी की भी तरह की भाषाएं एक दूसरे को बोलते थे। तो एक ट्राइब का एक तरह का लैंग्वेज होता था, उनकी अपनी म्यूजिक होती थी, उनकी अपनी कहानी होती थी, उनकी अपनी परंपरा होती थी अपने हिसाब से। They live in harmony with nature and considered it as their wealth। और ये ट्राइबल पीपल्स बहुत एक दूसरे से हार्मनी, मतलब एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहते थे, और नेचर को ये बिल्कुल अपना, नेचर की ये पूजा किया करते थे। और अगर सपोज करो कि बहुत सुंदर झरना या नदी बह रही है तो उनको बड़ी खुशी होती थी कि हाँ ये नदी बह रही है। हम जो आज के लाइफ में है, अभी सिटीज में जो हम रह रहे हैं, हमारे नेचर के साथ हार्मनी नहीं है, वी यूज्ड टू हार्म द नेचर। और ये ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं, ये नेचर को हार्म नहीं करते थे। नेचर मतलब उनके साथ इनका, ये नेचर को एज अ गॉड वर्शिप करते थे। There are no rich or poor, they live collectively। उनके में कोई अमीर गरीब नहीं, हर कोई का काम बटा था, सब अपने अपने जिम्मे का काम किया करता था और आपस में हार्मनी में रहते थे। They live collectively, एक साथ रहा करते थे। Now the another topic is a closer look to मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? Now the next
नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहाँ है? दिस इज द रूट ऑफ ईरान के रूट पे है। इट हैज अ fertile plain near Bolan Pass, root of Iran, one of the sites of earliest village. People involved in farming and herding cattle. Square and rectangular houses with rooms. तो ये मेहरगढ़ जो बोलन पास ईरान के रूट में है, ये इसके साइट पे क्या क्या मिला कि एक बहुत पुराना गांव रहा होगा जिसमें लोग फार्मिंग और हर्डिंग किया करते थे, पशुपालन किया करते थे या खेती करते थे। और यहाँ पे जो घर और रूम्स मिले वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिले। ब्यूरियल साइट्स, ब्यूरियल मतलब दफनाया हुआ, found here and people paid respect to them। अब जो ब्यूरियल साइट्स है जहाँ लोग जो मरते थे उनको दफनाया जाता होगा, उस साइट्स पे क्या क्या मिले कि लोग people have belief in some kind of after that one person was buried with goats। तो जो लोगों को वो दफनाते थे मेहरगढ़ में, जो लोगों को वो दफनाते थे तो उनके साथ ये विश्वास पे रहा करते थे कि ये जो डेथ हुआ इसके बाद अब इसकी नई लाइफ स्टार्ट हुई, तो इस लाइफ से उस लाइफ में जाने के बीच में इसको जरूरत पड़ेगी चीजों की, तो वो हर जरूरत का सामान उसके डेड बॉडी के साथ ही दफना दिया करते थे। क्योंकि ऐसा ही एक साइट पे एक जो है वन पर्सन वॉज बरिड विथ गोट्स, एक जो पर्सन है उसके साथ उसके स्केलेटन के साथ एक गोट का भी स्केलेटन मिला है। मतलब कि इनका ये विश्वास रहा होगा कि हाँ ये बर्थ टू बर्थ ये विश्वास करते होंगे कि अभी डेथ हुई तो नेक्स्ट उसमें जब ये जाएंगे तो इनको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी और उन जरूरत की चीजों को हमें अभी प्रोवाइड करना है। अ क्लोजर लुक टू डाओजोली हेडिंग ऑन हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना से इंडिया में आ रही है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है, उसके वैली में ये जगह है डाओलॉजी हेडिंग। स्टोन टूल्स फाउंड हियर इंक्लूडिंग मोर्टार्स एंड पेटल्स इंडिकेटिंग फार्म। अब वहां पे मोर्टार्स एंड पेटल्स ओखलियां मिली हैं, उसका मतलब कि ये फार्मिंग किया करते थे। जैडेटे स्टोन फाउंड दैट मेनी हैव बीन बॉट फ्रॉम चाइना। और ये जो स्टोन है जैडेटे स्टोन, ये चाइना में मिलता है और ये यहाँ भी मिला है। टूल्स मेड ऑफ एंशियंट वुड एंड पॉटरी ऑल्सो फाउंड। और यहाँ इस साइट्स पे क्या क्या मिला है कि जो एंशियंट वुड के पुराने जमाने में लकड़ी के कुछ बर्तन मिले, कुछ पॉटरी मिट्टी के बर्तन मिले। तो यहाँ भी ये साइट पे एक सिविलाइजेशन रही होगी, लोग रहे होंगे जहाँ फार्मिंग एंड हर्डिंग करते होंगे। नाउ एट द लास्ट एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करेंगे न्यूलिथिक साइट्स कैटल फाउंड इन टर्की। Many things were brought here from great distance. Flint from Syria, cowries from Red Sea, shells from Mediterranean Sea. All this would have been carried on animals' back as there were no carts by them. तो इस साइट पे जो है ये न्यूलिथिक साइट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट इस साइट पे कैटल जो तुर्की में ये जगह साइट मिला है, वहां पे बहुत सारी चीजें मिली जो वहां नहीं होती। जैसे कि काउरीज फ्रॉम रेड सी, ये रेड सी या मेडिटेरियन सी काफी दूर था वहां से। या इस फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, जो फ्लिंट होती है वो सीरिया में होती है, वहां से फ्लिंट मिला है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये सारी चीजें वो पहले आज के समय की तरह तो ये नहीं है कि हाँ कहीं चले गए किसी से मिल लिए और तुरंत फ्लाइट पकड़े और चले गए, तो इस तरह की सुविधा उस समय में नहीं थी। तो आखिर ये लोग ये चीजों को लाए कैसे होंगे? तो देयर वर नो एनिमल बैग्स, उस समय